गुड मॉर्निंग इंडिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे भाई दोस्तों। आशा है आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव वे में लेकर चल रहे होंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि हर दिन अच्छा नहीं होता, लेकिन हर दिन बेहतर ज़रूर होता है। तो किसी भी कीमत पर आपको अपने जीवन में नेगेटिव नहीं होना है। हो सकता है कि कभी ऐसी ऐसी कंडीशंस हों कि आपको अपने चारों ओर नेगेटिविटी ही महसूस हो, आपको लगे कि कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है, सब कुछ बेकार चल रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। फिर भी मैं आपसे कहूँगी कि थोड़ा सा शांति से बैठिए और देखिए कि कुछ ऐसा है जो अच्छा है, कुछ ऐसा है जो मेरे लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। क्या अच्छा चल रहा है, तो आपको थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है। कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर ही चल रहा होगा, कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर ही चल रहा होगा, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। बस आपको देखने की ज़रूरत है। तो हमेशा सकारात्मक रहें, क्योंकि आप जितने नकारात्मक होंगे, नकारात्मकता उतनी ही आप पर हावी होगी। तो आपको अपने ऊपर किसी को हावी नहीं होने देना है। आपको अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को चलाना है। कोई चीज़ आपको चलाए ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप अपने मालिक स्वयं हैं। कोई भी कैसी भी परिस्थिति आपको परेशान ना करे, यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। मैं अब पढ़ाती हूँ तो मेरा सबसे ज़्यादा फोकस इस चीज़ पर रहता है कि मेरे लेक्चर को सुनने वाला कोई भी स्टूडेंट, छात्र, भाई बंधु जो है वो डिमोटिवेट ना हो। कि सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी लाइफ को होनी चाहिए। हम हेल्दी हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तो वो सब कुछ अचीव कर लेंगे जो हम करना चाहते हैं। कुछ भी कठिन नहीं है इस दुनिया में, कुछ भी। बस आप एक बार सोच लीजिए कि आपको पाना क्या है। आप जो पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं। और आपके चारों ओर आप जिस भी सिचुएशन में हैं उसी में अच्छा करने की सोचिए। किसी से कंपेयर न कीजिए। चलिए आज मैं अपनी कंपेयर अंबानी के बेटे या बेटी से करूं तो कर सकती हूँ क्या? उनको वो फैसिलिटीज़ मिली हैं, उनकी अलग इन्वायरमेंट रहा है उनकी लाइफ का, तो मैं उनसे कंपेयर क्यों करूं? मेरे जो भी इन्वायरमेंट हो, मुझे जो कुछ मिला है मैं वही बेहतर करने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ लोगों को चीज़ें विरासत में मिलती हैं, लेकिन हम अपनी विरासत को स्वयं खड़ा करेंगे। हमें वो चीज़ें स्वयं अचीव करनी है, स्वयं कमानी है। तो हमारी उनकी क्या तुलना? हमें तो बस फोकस इस बात पे करना चाहिए कि हम जिस स्थिति में पैदा हुए वो हमारे हाथ में नहीं था। समझ रहे हैं बात को? हम कैसी कंडीशन में, किस कास्ट में, किस घर में, किस फैमिली में, कैसे लोगों के यहाँ पैदा हुए हैं, वो हमारे हाथ में नहीं था। लेकिन हम इस दुनिया से जब जाएंगे तो कैसी कंडीशंस में जाएंगे, क्या क्रिएट करके जाएंगे, क्या दुनिया को देकर जाएंगे, क्या कमा के जाएंगे, क्या अचीव करके जाएंगे, वो हमारे हाथ में होगा। हमको ऐसे काम करने हैं लाइफ में कि हमारे जाने के बाद भी हम इस दुनिया में लोगों के दिलों में ज़िंदा रहें। और वो कैसे होंगे? हमको कुछ अलग करना होगा, मेहनत करनी होगी, लोगों के लिए कुछ अच्छा करना होगा। दिलों में जगह ऐसे ही नहीं बनती है, समझ रहे हैं? नहीं तो पता नहीं कितने आए और कितने चले गए, लोग जानते भी नहीं कि कब कौन आया कौन चला गया। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें बरसों बाद भी दिलों में ज़िंदा रखे हुए। महात्मा गांधी जी हो गए, हमारे कलाम सर हो गए, है ना, विवेकानंद जी हो गए, सुभाष चंद्र बोस जी हो गए। कई सारी हस्तियां हैं जो अपने कामों के लिए जानी जाती हैं। हालांकि अब वो दुनिया में नहीं जाने, उनके कितने जन्म हो चुके होंगे। समझ रहे हैं आपको? तो आपको भी कुछ करना है। आप खुद देखिए ना कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी क्या क्षमताएं हैं। खुद का एनालिसिस करिए एक बार कदम उठाने से पहले। आपका अपना एनालिसिस आपके जीवन में आपकी सफलता की सीढ़ी सिद्ध होगा। क्योंकि जब तक आप स्वयं का एनालिसिस नहीं करेंगे ना, आप कोई अच्छा स्टेप ले ही नहीं पाएंगे। और एक बढ़िया गोल कीजिए। आपको जो भी करना है, मैं ये नहीं कहती कि आप ए कीजिए, बी कीजिए, सी कीजिए, डी कीजिए। आप जो अपने अनुसार उचित समझते वही डिसीजन लीजिए और उसी के अनुसार आपको लाइफ को अपनी को सेल्फ मोटिवेटर, सेल्फ ड्राइव कीजिए। कोई और आपको ड्राइव करे ये होना ही नहीं चाहिए आपकी लाइफ में, चाहे फिर वो लड़की हो या लड़का हो। मैं हर किसी से कहती हूँ कि अपनी लाइफ को स्वयं ड्राइव करो, किसी और को अपनी लाइफ का ड्राइवर मत बनाना। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं लेक्चर शुरू करती हूँ। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, रज्जाजा झील, सावा झील और थारथर झील। आपके पास मैप खुला हुआ होना चाहिए। ये तीनों झील किस देश में स्थित हैं? रज्जाजा झील, सावा झील, थारथर झील। जल्दी से मैप ओपन कर लीजिए और बताइए कि ये किस देश में स्थित हैं। देखिए हम आंसर में देखते हैं किस देश में स्थित हैं। इस साल इतिहास में पहली बार
इराक की सावा झील सूख गई है, इसलिए क्या है, चर्चा में है। रज्जाजा झील, सावा झील, ये सब क्या है, इराक में है। सावा झील अभी चर्चा में इसलिए रही है क्योंकि वो सूख गई है। जो स्थानीय इन्वेस्टर होते हैं उनके द्वारा कुप्रबंधन, डिसमैनेजमेंट, सरकार की उपेक्षा यानी सरकार की अनदेखी, सरकार ने ध्यान नहीं दिया उस पर, और क्लाइमेट चेंज इसके सूखने के कारण है। तो सावा झील के सूखने के क्या कारण है? एक तो जो इन्वेस्टर होते हैं लोकल के, उनका कुप्रबंधन, डिसमैनेजमेंट, सरकार की अनदेखी और क्लाइमेट चेंज, इन सारे कारणों से सावा झील को सूखने के लिए उत्तरदायी माना जा रहा है। थारथल झील जो है, इराक की जो थारथल झील है वो एक आर्टिफिशियल झील है। थारथल झील कैसी है? आर्टिफिशियल मीन्स मानव निर्मित झील। कुछ झीलें प्राकृतिक रूप से निर्मित होती हैं और जिन्हें मानव बनाता है उन्हें हम बोलते हैं कृत्रिम झील। जैसे कृत्रिम उपग्रह हो गए, वैसी कृत्रिम झीलें बना दी मानव ने। तो थारथल झील कैसी है? ये कृत्रिम झील है। यह बगदाद, जो ईरान की राजधानी है, बगदाद से 100 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम यानी कि ये देखिए, ये हो गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो उत्तर पश्चिम क्या हो गया, ये। ठीक है। तो थारथल झील जो है उत्तर पश्चिम में टाइग्रिस और यूफ्रेटस नदियों के बीच स्थित है। ठीक है, टाइग्रिस और यूफ्रेटस नदियों के बीच स्थित है। मैं इसको आपको डिटेल में इसको जूम करके दिखाऊंगी, है ना। पहले इसको पढ़ लेते हैं। रज्जाजा झील जो है, तीनों झील जो है, थारथल झील, सावा झील, रज्जाजा झील, ये इराक की झीलें हैं। सावा झील हाल ही में सूखने का चर्चा में रही है क्योंकि वहाँ भी जो लोकल इन्वेस्टर होते हैं उनके कुप्रबंधन, सरकार की अनदेखी और क्लाइमेट चेंज इसके कारण रहे हैं। और जो थारथल झील है वो नॉर्थ ईस्ट में स्थित है, बगदाद नदी के टाइग्रिस और यूफ्रेटिस नदी के बीच में। ठीक है। जो रज्जाजा झील है उसको मिल्ह झील के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आपको प्रश्न दे दिया जाएगा कि इराक की निम्न झीलों में से कौन सी झील कृत्रिम झील है? सावा झील, थारथल झील, रज्जाजा झील। तो थारथल झील जो है कैसी है? कृत्रिम झील है, मानव निर्मित झील है। और जो रज्जाजा झील है उसको मिल्ह झील कहते हैं। रज्जाजा झील इराक की सेकंड सबसे बड़ी झील है। इस झील का निर्माण यूफ्रेटिस नदी की बाढ़ को नियंत्रित करने और सिंचाई उद्देश्यों के लिए विशाल जलाशय के रूप में उपयोग हेतु किया गया था। इस झील को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में सूचित किया गया है। आपसे ऑप्शन दिया जाएगा कि निम्न में से किस झील को इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस वेटलैंड घोषित किया गया है ना। इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस ऑफ वेटलैंड घोषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि, वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, है ना। तो किसको घोषित किया गया है? रज्जाजा झील। ओके, रज्जाजा झील को वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस घोषित किया गया है। सावा झील सूख गई है और थारथल झील कैसी झील है? कृत्रिम झील है। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए हम मैप में देखते हैं जूम करके कि देखिए, ये आपका क्या है? इराक है ना। ये इराक दिख रहा है आपको, इसमें थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन ये देखिए, ये इसकी राजधानी बगदाद है ना। और ये है आपकी थारथल झील। थारथल झील जो है यूफ्रेटिस नदी और कौन सी नदी थी, 1 मिनट में देखो इधर। थारथल झील, हाँ, टाइग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के बीच में स्थित है। ये देखिए, ये थारथल झील जो है टाइग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के क्या है? बीच में स्थित है। और ये नॉर्थ वेस्ट में इस तरफ, है ना, उत्तर पश्चिम में स्थित है। बगदाद के से 100 किलोमीटर दूरी पर ये झील स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कोई भी प्रश्न इसलिए करंट में हम लेकर आते हैं ताकि वो कहीं ना कहीं चर्चा में रहा हो, इसलिए आपको उससे संबंधित सारे फैक्ट पता चल जाए। एग्जाम में इसी तरीके प्रश्न आते हैं। तो आंध्र प्रदेश की मदनपल्ली हाल ही में चर्चा में रहा है, तो आपको बताना है कि इससे जो नीचे 4 कथन दिए गए हैं मदनपल्ली के संदर्भ में कौन सा सही है। पिंगली वेंकैया ने यहाँ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को डिजाइन किया था। पट्टाभी सीतारामैया ने यहाँ से आंध्र प्रदेश क्षेत्र में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बांग्ला भाषा में अंग्रेजी
बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। मैडम ब्लावाटस्की और कर्नल अलकाट ने सबसे पहले यहाँ थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी, मतलब हेडक्वार्टर। तो बताइए इनमें से कौन सा सही है, देखते हैं। 1919 में रविंद्रनाथ टैगोर ने आंध्र प्रदेश के चित्तूर शहर से कि मदनपल्ले थियोसोफिकल कॉलेज की अपने छोटे से प्रवास के दौरान वो कुछ समय के लिए जो मदनपल्ले का थियोसोफिकल कॉलेज है चित्तूर में, वहाँ रहे थे। तो उन्होंने राष्ट्रगान जनगण मन का अंग्रेजी में भारत का सुप्रभात गीत के रूप में अनुवाद किया था। किसका अनुवाद किया था? जनगण मन का। अंग्रेजी में भारत का सुप्रभात गीत के रूप में अनुवाद किया था। तो विकल्प आपका सी सही है। उनका जन्म 7 मई 1861 को ब्रिटिश भारत में बंगाल प्रेसिडेंसी के कोलकाता में हुआ था। वह नीतिज्ञ, कवि, संगीतकार, कलाकार, आयुर्वेद शोधकर्ता थे। उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए 1913 में उनको साहित्य का नोबेल मिला है। आप सबको पता होगा, बहुत ही फेमस क्वेश्चन हमेशा से आता है। वे नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर यूरोपीय थे। वह भारतीय राष्ट्रगान जनगण मन तथा बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला के रचयिता थे। आमार सोनार बांग्ला, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 1919 में क्या हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने वही रिपीट हो गया, कोई नहीं, अगला देखते हैं ना। अगला प्रश्न है व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस। व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का कौन सा राज्य है? व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? बताइए भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो देखते हैं हम। हाल ही में हिमाचल प्रदेश व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इस मैकेनिज्म के जरिए इन वाहनों को भारत में कहीं भी ट्रैक किया जा सके। ऐसा मैकेनिज्म है इसमें भारत में, इंडिया में ट्रांसपोर्ट का कोई भी व्हीकल हो उसको ट्रैक किया जा सकेगा। इस यंत्र के तहत अब पुलिस और परिवहन दोनों ही विभाग वाहनों की निगरानी कर सकते हैं। इस तंत्र के साथ ही सार्वजनिक वाहनों में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए पैनिक बटन क्या होता है? जैसे आप किसी परिस्थिति में हैं और आपको हेल्प चाहिए तो आप उसको दबाते हैं ना, तो अलर्ट पहुंच जाता है संबंधित विभाग, पुलिस वगैरह सबके पास। आपके जो भी संबंधी होते हैं उनके पास अलर्ट पहुंचता है आपके नंबर से, तो आपकी सुरक्षा के लिए वो तैयार हो जाते हैं, मदद के लिए सब लोग एक्टिव हो जाते हैं, इसलिए इसको लगाया गया है। इमरजेंसी मोबाइल में भी आजकल जो एंड्रॉयड मोबाइल है उनमें भी पैनिक बटन यूज़ होता है। उसमें आप उसको सेटिंग पे जाके उसको एक्टिव कर लें और उसमें अपने जो भी रिलेशंस होते हैं, माता पिता, भाई बंधु, उनके नंबर उसमें ऐड कर लें, तो आप जब भी उसको दबाएंगे ना तो उनके पास अलर्ट पहुंच जाता है। लेकिन दबाना परेशान की स्थिति में है, ओके। उनको पता चल जाता है कि हमारा बंदा यहाँ है, यहाँ, ठीक है। इमरजेंसी पैनिक बटन सिस्टम और कमांड कंट्रोल सेंटर से एक व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम 112 से जोड़ा गया है। 112 पूरे देश का हेल्पलाइन नंबर भी है और इस नंबर को 112 से जोड़ा गया है। देखिए दोस्तों, मोबाइल सब चलाते हैं, टेक्नोलॉजी का आप किस तरीके से अपने लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंस। कुछ लोगों को पता ही नहीं हुआ कि मोबाइल में क्या, कैसे पैनिक बटन क्या यूज रहता है, इमरजेंसी नंबर क्या होता है। तो थोड़ा सा एक्टिव रहिए, यूज कीजिए टेक्नोलॉजी का, लेकिन सकारात्मक वे में, जो आपकी लाइफ के लिए हेल्पफुल साबित हो। यूं ही टाइम वेस्ट मत कीजिए या जॉक्स देख देख के यूं टाइम पास कर रहे हैं। हाँ, क्या है ये? अगर आप वेल सेटल हैं अपनी लाइफ में तो कोई दिक्कत नहीं, पूरे दिन देखिए। लेकिन आपको लगता है कि क्या ये जॉक्स देख के आपकी लाइफ चल सकती है आगे, वो डिसाइड करके तब कुछ निर्णय लेना कि हमको क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं।
कुख्यात ब्लैक डेथ महामारी किस सूक्ष्म जीव के कारण फैली है भैया? एक और महामारी आ गई। और हाँ, मंकी पॉक्स के अभी काफ़ी सारे केस देखने को मिल रहे हैं, तो आप अलर्ट रहें, सभी के सभी स्वच्छता का ध्यान रखें। दोस्तों, हम क्या थोड़ी सी लापरवाही देने लगते हैं, जबकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर, है ना। रोकथाम सबसे बड़ा उपाय है। स्वच्छता का ध्यान रखें, खाने पीने का, सफाई का, आने जाने का, हाथ मुँह धोने का प्रॉपर ध्यान रखें, तो ऐसी कंडीशन पैदा ही ना हो। हमको हमेशा ही इन कंडीशंस को अपनी लाइफ स्टाइल को फॉलो करना चाहिए, लाइफ का पार्ट बनाना चाहिए, ताकि जो आने वाली संक्रामक बीमारियां हैं वो कम से कम हो। तो हम देखते हैं कि कुख्यात ब्लैक डेथ जो महामारी है किस सूक्ष्म के जीव के कारण फैल रही है। हाल ही में जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने दावा किया है कि जो ब्लैक डेथ बीमारी की उत्पत्ति 1338-39 के करीब आधुनिक उत्तरी किर्गिस्तान में हुई थी। तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान सुना होगा आपने, तो ये किर्गिस्तान में उत्पत्ति हुई थी इसकी। यह नाम जो प्लेग पीड़ित होते थे उनके शरीर पर दिखाई देने वाले काले निशानों के कारण पड़ा था। जो प्लेग से पीड़ित लोग थे उस समय, तो उनके शरीर पर काले धब्बे यानी ब्लैक स्पॉट पड़ जाते थे, इसलिए इसको ब्लैक डेथ कहा गया। कि मानव इतिहास में सबसे विनाशकारी संक्रामक रोग आपदाओं में से एक है। प्लेग के बारे में देख लेते हैं। यह जूनोटिक जीवाणु एरिसीनिया पेस्टिस के कारण होता है। तो ब्लैक डेथ कैसी बीमारी है? बैक्टीरियल डिजीज है, जीवाणु से होने वाली डिजीज है। कौन सा बैक्टीरिया है? एरिसीनिया पेस्टिस, ठीक है। क्योंकि साइंस में क्वेश्चन आ जाता है कि वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है, प्रोटोजोआ से होता है। तो ब्लैक डेथ बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। और कौन सा बैक्टीरिया इसके लिए कारक है? एरिसीनिया पेस्टिस। एरिसीनिया पेस्टिस। एरिसीनिया पेस्टिस छोटे जानवरों में और उनके पिस्सू में मौजूद होता है। जो जानवरों के पिस्सू नहीं होते उनको जुआ और क्या बोलते हैं उनको, हाँ, जो छोटे छोटे उनके जानवरों के शरीर पर रहते हैं ना, उन्हीं में ये मौजूद रहते हैं। यह रोग मानव पिस्सू के वेक्टर के माध्यम से या सीधे जो हमारा श्वसन प्रणाली होती है, सांस लेते हैं हम, उसके माध्यम से दूसरों में फैलता है। जूनोटिक बीमारी का मतलब होता है ऐसी बीमारी जो जानवरों से मनुष्यों में फैलती है। ओके, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। प्रारंभिक अवस्था में ही प्लेग के लक्षणों को पहचान कर प्रभावी एंटीबायोटिक दवाओं द्वारा इसका उपचार किया जा सकता है। भारत में ब्लैक डेथ का पहला आधिकारिक जो मामला है वो 1896 में बॉम्बे में दर्ज किया गया था। प्लेग से 1918 तक भारत में 10 मिलियन से अधिक लोगों की डेथ हो चुकी थी। आपदा ने 1897 के महामारी रोग अधिनियम का मसौदा तैयार करने का मार्ग प्रशस्त किया था। 1896 तक में इसका पहला मामला देखा गया था। तो 1897 में महामारी रोग अधिनियम पारित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं। जो किर्गिस्तान है उसको आप अपने मैप में देख कर आएंगे, ठीक है। चलिए अगला, कौन सी नदी भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पारी नदी है? यानी ऐसी कौन सी नदी है जो भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा बनाती है? बताइए। फैनी, तीस्ता, उमंगोट या उपरोक्त सभी? जल्दी बताइए फटाफट। पहले हम फैनी नदी के बारे में देखते हैं। फैनी जो है दक्षिण पूर्व बांग्लादेश के में प्रवाहित होने वाली एक नदी है। फैनी क्या है? दक्षिण पूर्व बांग्लादेश में प्रवाहित होने वाली नदी है। यह ट्रांस बाउंड्री नदी है, यानी भारत और बांग्लादेश की सीमा बनाती है, जिसके पानी के अधिकारों को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच क्या है? विवाद है। इसका उद्गम दक्षिण त्रिपुरा से होता है। फैनी का उद्गम दक्षिण त्रिपुरा से होता है, ठीक है। दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश में प्रवाहित होती है, भारत पाकिस्तान के बीच विवादित सीमा बनाती है। यह सबरूम शहर से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। सबरूम शहर से बहती हुई, त्रिपुरा का सबरूम शहर है, वहाँ से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। अब हम तीस्ता नदी के बारे में देखते हैं। तीस्ता का जो उद्गम स्थल है वो समुद्र तल से 7068 मीटर ऊपर पाहुनरी ग्लेशियर से होता है। तीस्ता का उद्गम कहाँ से हो रहा है? पाहुनरी ग्लेशियर से हो रहा है। यह सिक्किम पश्चिम बंगाल से होकर असम में ब्रह्मपुत्र नदी में विलय हो जाती है। सिक्किम से होकर पश्चिम बंगाल से होकर असम में आती है, ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, यानी यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ठीक है। यह भी एक ट्रांस बाउंड्री नदी है, जिसके पानी के अधिकारों को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच क्या है? डिस्प्यूट है, यानी कि विवाद है। अब हम देखते हैं उमंगोट नदी। यह मेघालय की नदी है और निर्विवाद रूप से एशिया की सबसे स्वच्छ नदी है। बहुत ही क्लीन वाटर है यहाँ का। यह पूर्वी शिलांग जो चोटी है उससे निकलती है और समुद्र तल से 1000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बांग्लादेश में बहने से पहले यह जयंतिया खासी पहाड़ियों के बीच एक प्राकृतिक विभाजक का कार्य करती है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि उमंगोट नदी जो कि मेघालय में बहती है किन पहाड़ियों के बीच जल विभाजक का कार्य करती है? खासी, गारो, जयंतिया।
तो जयंतिया और खासी के मध्य। उपरोक्त तीनों ही नदियाँ, चाहे वो फैनी हो, तीस्ता हो, मंगोटो, भारत बांग्लादेश के बीच सीमा पारी नदियाँ हैं। इन तीनों की लोकेशन आप मैप में जाकर देखेंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। ये युद्ध अभ्यास दी गए हैं, आपको इनको सम्मिलित करना है ना। सी संयुक्त अभ्यास है, ये संबंध देश है, कौन सा किसका है बताइए। संप्रति, बज्जार, फ्रांस, हैंड इन हैंड, धर्म गार्जियन। देखिए हैंड इन हैंड चाइना, ठीक है, और संप्रति थाईलैंड, जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, और धर्म गार्जियन। 1 मिनट, क्वेश्चन एक बार देख लूँ फिर देखना। क्वेश्चन वो ये पूछ रहा है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है, यानी प्रश्न पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो सही सुमेलित बताइए अगर आपने अभ्यास देखे होंगे तो। संप्रति चीन का नहीं है, हैंड इन हैंड फ्रांस का नहीं है, धर्म गार्जियन थाईलैंड का नहीं है, बट्टा वज्र प्रहार तो ये अमेरिका का है। यही सही सुमेलित है ना। देखते हैं। संप्रति जो है भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग है। वज्र प्रहार भारत अमेरिका के बीच जो विशेष बलों का सैन्य अभ्यास है। हैंड इन हैंड भारत चाइना के मध्य किया जाने वाला सैन्य अभ्यास है। धर्म गार्जियन जो है भारत और जापानी ग्राउंड सेल्फ डिफेंस के बीच किया जाने वाला वार्षिक अभ्यास है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। मेघाच्छादित रात्रि में ओस का निर्माण क्यों नहीं होता है। जब बादलों से घिरी हुई रात होती है तो ओस क्यों नहीं बनती है, क्या है इसका रीजन। देखते हैं। भूपृष्ठ से मुक्त विकिरण को बादल अवशोषित कर लेते हैं। पृथ्वी के विकिरण को बादल पुनः परावर्तित कर देते हैं। मेघाच्छादित रातों में भूपृष्ठ का तापमान कम होता है। बादल बहती हुई पवन को भूमि की ओर विक्षेपित कर देते हैं। कौन सा इसमें सही कारण है, जल्दी बताइए। ओस का निर्माण तब होता है जब नमी पानी की बूंदों के रूप में ठोस वस्तुओं की ठंडी सतहों जैसे पत्थरों, घास पत्तियों, पौधों की पत्तियों पर जमा हो जाती है। जब आकाश साफ होता है तो पृथ्वी से निकली दीर्घ तरंग विकिरण में अवरोध नहीं आता। इस वजह से सतह के समीप का तापमान कम होता है और जलवाष्प का संघनन सतह के समीप हो जाता है। साथ ही पेड़ पौधे रात में ठंडे होते हैं तो अधिक पानी वाष्पित हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ओस अधिक बनती है। हालांकि जब आसमान में बादल छाए रहते हैं तो पृथ्वी से निकलने वाली दीर्घ तरंग विकिरण है वो बादलों से टकराकर पुनः सतह की ओर लौट जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो सूर्य होता है उससे जो भी विकिरण पृथ्वी पर आते हैं उन्हें हम बोलते हैं लघु तरंग विकिरण, और जब ये विकिरण पृथ्वी पर आते हैं और पृथ्वी से टकराकर वापस वायुमंडल में लौटते हैं तो उन्हें बोलते हैं हम दीर्घ तरंग विकिरण। ठीक है, सूर्य से आने वाली किरणें लघु तरंग विकिरण, पृथ्वी से वापस जाने वाला जो वायुमंडल में किरणें होती हैं वो दीर्घ तरंग विकिरण कहलाती हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, समीप का जो तापमान है वो अधिक बना रहता है, क्योंकि बादल छाए रहेंगे तो पेड़ पौधे रात में ठंडे नहीं होंगे और ओस नहीं बनेगी। अतः साफ आसमान, शांत हवा, उच्च सापेक्षिक आर्द्रता और एक ठंडी और लंबी रात इसके निर्माण के लिए आदर्श स्थितियां हैं। ओस बनने के लिए ओस बिंदु हिमांक से अधिक होना चाहिए। ठीक है, कभी कभी समाचारों में रहने वाला समाधान सिद्धांत क्या है। समाधान सिद्धांत क्या है। वामपंथी उग्रवाद की समस्या के समाधान से, नदी जल विवादों के समाधान से, अंतर्राष्ट्रीय सीमा विवादों के एकीकृत समाधान से, पूर्वोत्तर राज्यों में सीमा विवादों के समाधान। आपने कभी समाधान को रेड कॉरिडोर के लिए सुना होगा, जो नक्सलवाद है उसके लिए चलाए जाने वाली योजनाएं। देखते हैं हम इसको विस्तार से। हाल ही में लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान गृह मंत्रालय ने भारत में वामपंथी उग्रवाद, जो नक्सलवाद है उसको वामपंथी उग्रवाद के नाम से जाना जाता है, उसके लिए आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं। 2009 से 2021 के बीच में नक्सली हिंसाई घटनाओं में 77% कमी आई है। फैक्ट आपको पता होना चाहिए। परिणामी मौतें नागरिक और सुरक्षा बल 2010 के 1005 के साल, 2010 में 1005 लोग मरे थे और 2021 में 147 लोग ही मरे, यानी 185% इसमें क्या हो गई, कमी हो गई। नक्सली हमलों से होने वाली मौतों में 85% की कमी हुई है। अब हम समाधान सिद्धांत के बारे में देखते हैं। क्या है समाधान सिद्धांत। समाधान वामपंथी उग्रवाद की समस्या के समाधान का एक रणनीति है। वामपंथी उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए
बहुआयामी दृष्टिकोण के रूप में 2015 में राष्ट्रीय रणनीति बनाई गई थी। समाधान का फुल फॉर्म हम देखेंगे क्या है। समाधान स्मार्ट लीडरशिप, S4, A4 आक्रामक रणनीति, M से प्रशिक्षण और प्रेरणा, मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, है ना। A से एक्सेशनबल इंटेलिजेंस, D से डैशबोर्ड आधारित मुख्य प्रदर्शन संकेतक, S से हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, A से प्रत्येक थिएटर कमांड हेतु कार्य योजना, N से वित्त पोषण तक पहुंच पर हो। तो ये समाधान का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों का भाग नहीं है। विधि के शासन के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें शामिल हैं। वो ये पूछा कि निम्नलिखित में से कौन विधि के शासन के अंतर्गत शामिल नहीं है ना। शक्तियों का पश्चिमन, विधि की समझ क्षमता, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। देखिए, विधि के शासन का प्रमुख सिद्धांत जो है वो कानून की समझ सभी लोगों की क्षमता है, अर्थात कानून सर्वोपरि है, वह देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है। इसके अंतर्गत क्या है, राज्य का प्रत्येक अधिकारी अपने आप को विधि के अधीन समझेगा और कानून के पालन करेगा। विधि की समझ क्षमता विधि का शासन का सिद्धांत है। इसमें सभी व्यक्तियों पर देश का संपूर्ण कानून बराबरी से लागू होता है। कोई भी व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं माना जाता। ये कहा जाता है कि सभी विधि के सामने इक्वल है। विधि के शासन में स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार के साथ संविधान द्वारा सरकार की शक्तियों पर परिसीमन को शामिल माना गया है। सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व विधि के शासन का भाग नहीं है। सरकार के प्रति जो जन उत्तरदायित्व होता है वो विधि के शासन का भाग नहीं है। विधि की समझ क्षमता भाग है, स्वतंत्रता नागरिक अधिकार भाग है ना। सरकार की शक्तियों का परिसीमन विधि के शासन का भाग है, लेकिन सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व विधि के शासन का भाग नहीं। ये आपके पॉलिटी सेक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। जब डीपली प्रश्न आते हैं तो इसी तरीके से आते हैं। फिर आप कहोगे कि कहाँ से आ गया। केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने विधि के शासन को संविधान की मूलभूत संरचना का क्या माना, भाग माना। नेक्स्ट हम देखते हैं, भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में निम्नलिखित में से कौन सा एक मध्य समूह सम्मिलित है। जो विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि होती है, फॉरेक्स, जो फॉरेक्स रिजर्व होता है प्रत्येक देश का, तो भारत के फॉरेक्स रिजर्व में कौन सा मध्य एक जो है वो शामिल है। देखते हैं हम, हाल ही में भारत में विदेशी मुद्रा भंडार में क्या हुए, गिरावट दर्ज हुई है। RBI के अनुसार यह जुलाई के पहले वीक में 580.252 अरब डॉलर रह गया। विदेशी मुद्रा की आरक्षित निधियां विदेशी कर्ज चुकाने की क्षमता और मुद्रा की रक्षा दक्षता के महत्वपूर्ण संकेतक हैं। यानी हमारा विदेशी मुद्रा भंडार कैसा है, उसे ये पता चलता है कि हम कर्ज चुकाने में कितने सक्षम हैं और मुद्रा की रक्षा दक्षता हमारे पास कितनी है। राष्ट्रों की क्रेडिट रेटिंग निर्धारित करने का भी यह काम करती है। विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि एक केंद्रीय बैंक, जैसे हमारी RBI होगी, अमेरिका की फेडरल हो गई, जापान की जापानी बैंक हो गई, तो केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी मुद्राओं में क्या है, आरक्षित संपत्तियां हैं। RBI के अनुसार भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में 4 चीजें शामिल होती हैं। विदेशी मुद्रा की संपत्ति जो डॉलर में रहती है, यूरो, पाउंड जिसमें भी रहे, सोना कितना है उसके RBI के पास, विशेष आहरण अधिकार SDR जो कि हम IMF में अपना रखते हैं, ठीक है, SDR स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। तो विदेशी मुद्रा संपत्ति, स्वर्ण, विशेष आहरण अधिकार और IMF के पास आरक्षित निधि की स्थिति। IMF के पास हमने कितनी आरक्षित निधि रखी हुई है उसकी स्थिति जो है भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में शामिल है। नेक्स्ट हम देखते हैं, कौन सा संरक्षित क्षेत्र भारतीय अनूप मृग बारहसिंगा के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। बारहसिंगा के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, बताइए बारहसिंगा के लिए कौन प्रसिद्ध है। ये क्या बीच में, हाँ ये देखिए, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा, जिसे हम स्वयं पे डियर भी बोलते हैं, कान्हा टाइगर रिजर्व में पाया जाता है।
कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के 2 जिलों मंडला बालाघाट में 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1955 में इसे कान्हा नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। ठीक है, यह अपने सदाबहार जंगलों के लिए जाना जाता है। हाल ही में आपको हम बता दें कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है अपना शुभंकर जारी करने वाला देश का पहला टाइगर रिजर्व बना है और इसके शुभंकर का नाम है भूर सिंह द बारासिंगा। ठीक है, कौन सा रिजर्व है? देश का फर्स्ट टाइगर रिजर्व जिसने अपना शुभंकर जारी किया है। कौन है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा टाइगर रिजर्व। भूर सिंह द बारासिंगा इसके टाइगर रिजर्व का नाम है। बारासिंगा के बारे में हम देख लेते हैं। बारासिंगा जो है इसे हम स्वयं डियर भी बोलते हैं। इसकी 3 उपप्रजातियां भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती हैं। नेपाल में जो पाया जाता है उसे वेस्टर्न स्वैम्प डियर बोलते हैं। साउथ स्वैम्प डियर, हार्ड ग्राउंड बारासिंगा मध्य और उत्तर भारत में मिलेगा आपको। काजीरंगा असम, दुधवा नेशनल पार्क यूपी में ईस्टर्न स्वैम्प डियर मिलेगा। IUCN की रेड लिस्ट में बारासिंगा को सुवेद यानी कि बल नरेवल श्रेणी में रखा गया है। आपसे अक्सर पूछा जाता है कि ये पक्षी, ये जानवर IUCN की रेड लिस्ट में किस सूची में शामिल है? वल्नरेबल है, इंडेंजर्ड है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, एक्सटिंक्ट है ना? तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। हाल ही मोनार्क तितली भी चर्चा में रही है, तो आप उसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि वो IUCN की रेड लिस्ट में किस सूची में शामिल है। मोनार्क तितली, जिसे रानी तितली बोलते हैं, इसका आंसर आपको देना ही पड़ेगा, है ना? और बारहसिंगा मैं बता देती हूँ, ये सुवेद है, वल्नरेबल है। ठीक है, साथ ही 60 के परिशिष्ट वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की सूची वन में शामिल है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाल ही में भारत की जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2022 किसने जारी की है? जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट, बायो इकोनॉमी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो देखते हैं हम, हाल ही में जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान सहायता परिषद वायरेक ने भारत की जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2022 जारी की है। 2021 में देश की जैव अर्थव्यवस्था 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गई है। भारत की जैव अर्थव्यवस्था के वर्ष 2025 तक 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2030 तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होने की संभावना है। ये आंकड़े आपको पता रहने चाहिए, क्योंकि जब एग्जाम में पूछे जाते हैं तो हम फिर कंफ्यूज होते हैं। तो आप इनको ध्यान से पढ़ें ताकि कन्फ्यूजन की स्थिति उत्पन्न ना हो। भारत के पास अमेरिका के बाहर अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा अनुमोदित विनिर्माण संयंत्रों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। वायरेक जो है जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित गैर लाभकारी सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है, नॉन प्रॉफिट PSU। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं जल जीवन मिशन के बारे में। जल जीवन मिशन का कार्यान्वयन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाए? तो आप सबको पता ही होगा। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार जल जीवन मिशन परियोजना ने अपना 51% पूरा कर लिया। जो अपने लक्ष्य बनाया था तो 51% वो पूरा कर चुके हैं। परियोजना की शुरुआत में समय से 17% से कम घरों में नल के पानी का कनेक्शन था। जब परियोजना शुरू हुई थी तब देश में 17% से कम घरों में नल से पानी जाता था, लेकिन वर्तमान में 51% घरों में नल से पानी जा रहा है। देश के 51% से अधिक ग्रामीण आबादी को पानी पीने का उपलब्ध हो रहा है। जल जीवन मिशन जो है 2019 में लॉन्च किया गया था। इसे जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। ठीक है, बताइए वर्तमान में जल संसाधन मंत्री कौन है ना? इसके तहत 2024 तक ग्रामीण घरों में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन यानी पाइपलाइन द्वारा कनेक्शन पहुंचाया जाएगा। प्रॉपर पानी उपलब्ध होगा सबको। प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 55 लीटर पानी की आपूर्ति की जाएगी। इस मिशन के लिए केंद्र और राज्यों द्वारा हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक्चुअल में कोई मिशन चलाया जाता है, उसमें केंद्र कुछ आर्थिक सहायता देता है, कुछ राज्य। तो पूर्वोत्तर हिमालयी राज्यों में केंद्र 90 रुपये देगा 100 में से, तो राज्य 10 देगा। अन्य राज्यों में 50-50 रहता है, 50 रुपये केंद्र देगा, 50 रुपये राज्य देगा, है ना? मतलब जितनी भी अमाउंट होता है उसका 50-50। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यह अमाउंट 100% वित्तीय सहायता रहती है। पूरा केंद्र 100% खर्चा करता है, उसमें केंद्र शासित प्रदेशों का कोई योगदान नहीं रहता। इस योजना के तहत निम्नलिखित कार्य शामिल किए गए हैं, जैसे कि
गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों को सूखा प्रभावित रेगिस्तानी क्षेत्रों के गांव, सांसद आदर्श ग्राम योजना के आने वाले गांव, कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन लगाए जाने को प्राथमिकता देना। स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, ग्राम पंचायत भवनों, स्वास्थ्य केंद्रों, कल्याण केंद्रों, सामुदायिक भवनों के लिए कार्यात्मक नल कनेक्शन की सुविधा प्रदान करना। जल गुणवत्ता की समस्या वाले स्थानों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए तकनीकी का हस्तक्षेप। ठीक है, तो हम देखते हैं किताबे नौरस की रचनाकार कौन है। हाल ही में चर्चा में रहे इसलिए बताते हैं किताबे नौरस की रचना किसने की है। बीजापुर सल्तनत या आदिल शाही सल्तनत दक्कन का एक राज्य था 1490 से 1686। बहमनी सल्तनत का एक प्रांत था यह, जिसका सूबेदार था यूसुफ आदिल शाह, जिसने बीजापुर को 1490 में स्वतंत्र घोषित किया था। आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको जानकारी अवश्य होगी। मोहम्मद आदिल शाह ने गोल गुम्बज का निर्माण करवाया, जो भारत का सबसे बड़ा क्या था, गुम्बज, है ना। गोल गुम्बज सबसे बड़ा गुम्बज है। इब्राहिम आदिल शाह दुती, जिसे जगत गुरु अबला बाबा का निधनों का मित्र कहा जाता है। पूछ सकते हैं आपसे, जगत गुरु अबला बाबा निधनों के मित्र के रूप में किसे जाना जाता है, तो इब्राहिम आदिल शाह दुती को। एक प्रतिभाशाली शासक और कला संरक्षक होने के अलावा कवि, संगीतकार, चित्रकार भी थे। इब्राहिम इस्लाम के सुन्नी संप्रदाय का अनुयायी था, किंतु अपने धार्मिक विचारों प्रतियों में वह क्या था, उदार था। ठीक है, तो इब्राहिम आदिल शाह के बारे में यहाँ पे हमने पढ़ा है। ये जल जीवन मिशन दोबारा से परिचय आ गया। 1599 में क्या हुआ था, बीजापुर के पास एक नई राजधानी नवरसपुर की नींव रखी गई थी। इब्राहिम आदिल शाह दुती ने किताबे नौरस यानी कि नौरसनामा में 59 गीत और 17 दोहों की रचना की थी। ठीक है, कुछ इमारतें भी इसने बनवाई थी, इसे संयुक्त इब्राहिम का रोजा कहा जाता था। संयुक्त इब्राहिम का रोजा कहा जाता था। अगला हम देखते हैं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का आदेश प्राप्त है। यानी ये पूछ रहा है आपसे कैसा निकाय है, संवैधानिक, वैधानिक, संवैधानेतर। तो CCI कैसे निकाय है, जल्दी से बताइए। हमने आपको पढ़ाया था कि ऐसे निकाय जिनका वर्णन संविधान के अनुच्छेद में हो वो संवैधानिक, जिनका निर्माण अधिनियम द्वारा किया जाए वो सांविधिक या वैधानिक, और जिनका निर्माण कार्यकारी आदेश के द्वारा किया जाए उन्हें कार्यकारी निकाय कहा जाता है। तो हम देखेंगे CCI के बारे में। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की जवाबदेही को बढ़ाकर हाल ही में विधेयक लाया गया है, जिसकी जवाबदेही को बढ़ाकर इसे लचीलापन और इसकी एग्जीक्यूटिंग पावर है उसको प्रदान करते हुए नियामक सेटअप में सुधार करेगा, इसके रेगुलेशंस हैं उनमें सुधार करेगा। यह विधेयक वार्ता के जरिए मामले के निपटान हेतु CCI को अधिक शक्तिशाली बनाता है। CCI की स्थापना राघवन समिति की सिफारिश पर, आपको पता होना चाहिए, राघवन समिति की सिफारिश पर एकाधिकार अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 को निरस्त कर इस प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 लाया गया, और प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत इसकी स्थापना की गई। इसका मतलब यह एक सांविधिक निकाय है क्योंकि इसकी स्थापना अधिनियम के तहत की गई है राघवन समिति की सिफारिश पर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करेगा, केंद्र सरकार। 2009 में इसे विधिवत रूप से गठित किया गया और यह एक विनियामक निकाय है। कंपटीशन यानी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। जो मार्केट में जो भी कंपटीशन चलता है तो उसके लिए सारे काम करता है ताकि बेहतर कंपटीशन हो। छोटे संगठनों के लिए स्पर्धा रोधी प्रहरी के रूप में कार्य करता है, जो बड़े कॉरपोरेशन के समक्ष अपने अस्तित्व को बनाए रखने में क्या होते हैं, असमर्थ। यह एक आधे न्यायिक निकाय है जो सामुदायिक प्राधिकरणों को परामर्श देता है। यह अर्थव्यवस्था के तीव्र समावेशी विकास वृद्धि के लिए देश की आर्थिक गतिविधियों में निष्पक्ष स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करता है। यानी जब देश में जितने भी इंडस्ट्रियल सेक्टर हैं, जितने भी इन्वेस्टर हैं, उनमें एक हेल्दी कंपटीशन होगा तो देश की अर्थव्यवस्था अपने आप आगे बढ़ेगी, इकोनॉमी क्या है, ग्रो करेगी, है ना। तो CCI का काम यही है कि यह आर्थिक संसाधनों के कुशलतम उपयोग को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से प्रतिस्पर्धा नीतियों को क्या करता है, लागू करता है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट
किस अधिनियम के तहत अधिसूचित किया गया है? चलिए भैया देखिए ये अधिनियम। इन अधिनियम को आपको पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि अधिनियम अक्सर पूछे जाते हैं, मैचिंग पूछी जाती है, कौन सा अधिनियम किस ईयर में आया, कौन सा अधिनियम किस ईयर में आया। अब बता तो अब तभी पाएंगे ना जब आपने पढ़ाई की होगी। तो आपको पढ़ाई करनी है, बार बार करनी है, हर बार करनी है, ताकि चीज़ें जो डाउट में रहती है वो एकदम क्लियर हो जाए, गलतियाँ ना हो। ठीक है, देखते हैं हम। हाल ही में पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा EIA इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट पर्यावरणीय प्रभाव आकलन नियमों में संशोधन को अधिसूचित किया गया। आपको बता दें कि अभी जो है संसद का मानसून सत्र चल रहा है, तो उसमें क्या है, विधेयक प्रस्ताव रखे जा रहे हैं, चर्चा हो रही, तो इसलिए ये विधेयक भी रखा गया है उसमें संशोधन के लिए। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन मानदंडों को पहली बार 1994 में भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत अधिसूचित किया गया था। कौन सा एक्ट? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ठीक है, इसके तहत क्या है, प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच, उपयोग और प्रदूषक गतिविधियों को विनियमित करने के लिए एक कानूनी ढांचा स्थापित किया गया था। इसमें ये कहा जाता है कि जब भी हम कोई परियोजना लगाएं, कोई भी डेवलपमेंट करें, तो हमको पहले ये देखना चाहिए कि पर्यावरण पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसे ही बोलते हैं हम पर्यावरणीय प्रभाव आकलन। ठीक है, उद्देश्य यही रहता है कि प्रस्तावित परियोजना के पर्यावरण पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव की पहचान, जांच, आकलन, मूल्यांकन करना। यह सतत विकास हेतु प्राकृतिक संसाधनों के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण उपकरण है। आज हम जी रहे हैं, जितने भी संसाधन यूज कर रहे हैं, तो हमको ऐसे यूज करना है, अपने नेचर का, अपनी प्रकृति का, अपनी पृथ्वी का ऐसे संरक्षण करना है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी उनको अच्छे से उपयोग कर सके, उनकी आने वाली पीढ़ी भी अच्छे से उपयोग कर सके। वो हमको बैठ के कोशिश ना कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया, सब कुछ सारे संसाधन नष्ट करके चले गए, हमारे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। आज हम खुली वायु में स्वच्छ ऑक्सीजन में सांस नहीं ले पा रहे हैं, वो हमको कोसेंगे ना, क्योंकि अगर हम ऐसी गतिविधियाँ करते रहे तो आने वाली पीढ़ी को ऑक्सीजन किट का यूज करना पड़ेगा, उसके लिए भी मारामारी हो जाएगी, तो जीवन बहुत ही दुर्लभ होने वाला है। तो हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों का क्या करना है, बहुत ही सावधानी से यूज और संरक्षण करना है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को देश में प्रभावी बनाने हेतु लाया गया था। जब स्टॉकहोम में पहली बार सम्मेलन हुआ, स्वीडन स्टॉकहोम में, पर्यावरण के मुद्दों पर, तो भारत ने भी कहा कि हम भी पर्यावरण के मुद्दों पर अपने यहाँ रेगुलेशंस, नियम कानून लाएंगे, इसलिए वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लेकर आया। भारतीय संविधान भी पर्यावरण संरक्षण को प्रेरित करता है। नीति निर्देशक तत्व DPSP मूल कर्तव्य सब में आपको पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रावधान मिल जाएंगे। अब सिर्फ संविधान में लिखे होने से क्या पर्यावरण का संरक्षण होगा? नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। हम मांग करते हैं कि हमारा मूल अधिकार है, हमको खुले स्वच्छ पर्यावरण में जीने का अधिकार है, तो क्या हम अपने कर्तव्यों की पूर्ति कर रहे हैं? क्या हम वृक्ष लगा रहे हैं? क्या हम जल संसाधन का उचित उपयोग कर रहे हैं? क्या उसको बर्बाद होने से रोक रहे हैं? क्या हम जो व्हीकल होते हैं ना, पेट्रोल डीजल का कम से कम यूज कर रहे हैं? तो आप अपने मूल अधिकार तभी मांग पाएंगे जब अपनी ड्यूटीज को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। तो आप अपने कर्तव्य निभाइए, आपको अपने मूल अधिकार अपने आप मिल जाएंगे। कोई गंदगी तो आप ही फैला रहे हैं ना पर्यावरण में, संविधान आके स्वच्छ थोड़ी कर देगा उसको। तो प्रत्येक नागरिक का अपने राष्ट्र, अपने देश, अपनी पृथ्वी के प्रति कर्तव्य रहता है कि हम कैसे संसाधनों का यूज करें, वैसा ही हमको मिलेगा। हम गंदगी फैलाएंगे, प्रदूषण फैलाएंगे, तो फिर हमें स्वच्छ वायु कहाँ से मिलेगी सांस लेने के लिए? इस बात का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाथी दर्रा का उल्लेख किस संदर्भ में किया जाता है? हाथी दर्रा के बारे में बताएं, किसका उल्लेख किस संदर्भ में किया जा रहा है? चलिए देखते हैं। हाथी दर्रा जो है श्रीलंका से संबंधित है। हाथी दर्रा श्रीलंका की, इसे एलिफेंट दर्रा बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, हिंदी में हाथी दर्रा लिख दिया गया है ताकि आप परेशान ना हो। एलिफेंट दर्रा है ना, यह उत्तरी श्रीलंका का जो नॉर्थ है ना, जो बानी के नाम से जानी जाती,
वो जाफना प्रायद्वीप के साथ जुड़ता है। यह दर्रा श्रीलंका की उत्तरी मुख्य भूमि, जो बानी के नाम से जानी जाती है, उसको जाफना प्रायद्वीप के साथ जोड़ता है। तो आपसे पूछ लें कि जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका के बीच कौन सा दर्रा है, तो एलिफेंट दर्रा या हाथी दर्रा। ठीक है। श्रीलंका पर डचों के कब्जे के दौरान हाथियों का निर्यात करने के लिए देश के अन्य हिस्सों में पकड़े गए हाथियों को इस लैगून के पार जाफना प्रायद्वीप में ले जाया जाता था। यानी हाथियों का यहाँ से निर्यात होता था, इसलिए इसको एलिफेंट दर्रा या हाथी दर्रा कहा गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, हट्टी समुदाय किस राज्य से संबंधित है। हट्टी समुदाय किस राज्य से संबंधित है, जरा याद कीजिए। हट्टी खदान अगर आपको याद हो तो हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुरोध पर राज्य में एसटी की सूची में हट्टी समुदाय को शामिल करने पर विचार कर रही है। केंद्र सरकार जो है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने क्या किया है, केंद्र सरकार को एक अनुरोध भेजा है कि हमारा जो हट्टी समुदाय है उसको अनुसूचित जनजातियों में शामिल कीजिए। हट्टी समुदाय एक घनिष्ठ समुदाय है जिसे कस्बों में हाट नामक छोटे बाजारों में घरेलू सब्जियों, फसल, मांस बेचने की परंपरा से यह नाम लिया गया। हाट में सामान बेचते थे, इसको हट्टी कहा गया। हट्टी समुदाय में पुरुष आमतौर पर समारोहों के दौरान विशिष्ट सफ़ेद टोपी पहनते हैं। यह हिमाचल प्रदेश के सिरमौर क्षेत्र से गिरी और टोंस नामक दो नदियों द्वारा विभाजित हो जाता है। गिरी और टोंस नदियों के बीच यह स्थित है हट्टी समुदाय। हट्टी समुदायों के बीच एक कठोर जाति व्यवस्था है। भट्ट और खुश उच्च जातियाँ हैं, जबकि बदोई नीची जाति, यानी वहाँ भी सवर्ण दलित की अवधारणा है। सोचिए। हट्टी समुदाय खुंबली नामक एक पारंपरिक परिषद द्वारा शासित होता है। इनकी परिषद क्या है, खुंबली, जो हरियाणा की खाप पंचायत की तरह ही सामुदायिक मामलों को देखती, सारा निर्णय यही पंचायत लेगी। अब हम देखते हैं अनुसूचित जनजाति के बारे में। इनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 25 में, ठीक है, यह इनको परिभाषित करता है और संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार इनकी निर्धारित किया गया है। अनुच्छेद 342 के अनुसार एसटी केवल वे समुदाय हैं जिन्हें राष्ट्रपति महोदय द्वारा प्रारंभिक सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से या संसद के बाद के संशोधन अधिनियम के माध्यम से ऐसा घोषित किया गया है। वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति महोदय कौन से हैं, जरा बताइए। और वो महान मूर्ति कौन से हैं जिन्होंने उन पर आलोचना की, एक महिला, एक एसटी होने की। धिक्कार, ऐसे लोग संसद में जाकर बैठ जाते हैं, इनको महिलाओं का सम्मान करना नहीं आता, जबकि खुद वो एक महिला से इस दुनिया में पैदा होकर आए। किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट करने के मानदंड संविधान में उल्लिखित नहीं है। यानी एसटी को कैसे निर्दिष्ट किया जाएगा, तो उसके मानदंड संविधान में नहीं है। इनको राष्ट्रपति महोदय ही अपने अनुसार क्या है, सूची में शामिल करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा संबंध संविधान की 11वीं अनुसूची से। तो 11वीं अनुसूची मूल अधिकारों से संशोधन बिल्कुल नहीं, दल बदल प्रावधान बिल्कुल नहीं, मूल कर्तव्य संशोधन बिल्कुल नहीं। ग्रामीण स्थानीय निकाय यानी कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने से संबंधित है। लोकल लेवल पर लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए, यानी ग्राउंड लेवल पर हमारी डेमोक्रेसी क्या हो स्थापित हो, उसको बढ़ावा मिले, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। यह पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करती है और इसका कार्य ग्रामीण विकास का सौंपा गया है। देश में ग्रामीण विकास करेगी। संशोधन तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में प्रभावी हुआ था। उस समय जब यह संशोधन एक्टिव हुआ, प्रभाव में आया, लागू हुआ, तब पीएम नरसिम्हा राव जी थे। संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भाग 9 भी जोड़ा गया। डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की जो बुनियादी इकाइयों के रूप में ग्राम सभा को रखा गया, जिसे मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क, जितने भी गांव के वयस्क होंगे 18 साल से ऊपर के, वो इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। ग्राम सभा के सभी वे लोग सदस्य माने जाते हैं जो 18 वर्ष से ऊपर के हैं। सभी स्तरों पर सीटों का डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। SC ST के लिए सीटों का आरक्षण किया गया है। 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षण है। जितनी कुल सीटें होंगी उसमें 1/3 महिलाएं। पंचायतों का कार्यकाल जो है 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, लेकिन पहले भी इसे भंग कर सकते हैं।
पंचायतों को 11वीं अनुसूची में बाढ़े तो 29 विषय दिए गए जिन पर वो अपना कार्य कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं बोलगार्ड 1 और बोलगार्ड 2 प्रौद्योगिकियों का उल्लेख किस संदर्भ में। ये प्रौद्योगिकियां हैं बोलगार्ड 1 और 2। बताइए भाई किससे संबंधित हैं। फर्टिलाइजर हैं, बायो फर्टिलाइजर हैं, या आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलें हैं, या पादप वृद्धि है, या रासायनिक उर्वरकों का उत्पादन। तो देखते हैं हम बोलगार्ड 1 प्रौद्योगिकी आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल पौधों को विकसित करने में क्या करती है, मदद करती है। बोलगार्ड कॉटन कपास को विनाशकारी बोलवर्म जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनके संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है और इसमें प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले मिट्टी के जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, बैसिलस थुरिनजेंसिस बीटी, उससे उत्पन्न कीटनाशक प्रोटीन होता है। इनमें इससे क्या है ना, फसलों पर कीट मकोड़े नहीं लगते, कीटनाशकों के प्रकोप से फसलें बची रहती हैं। बोलगार्ड 1 क्या होता है, यह बीटी कॉटन भारत की पहली बायोटेक फसल तकनीक है। बोलगार्ड 1 जिसे 2002 में भारत में व्यावसायिक ऋण के लिए क्या किया गया था, अनुमोदित किया गया था। बोलगार्ड 2 इस तकनीक में बेहतर दोहरी जीन तकनीक यूज की जाती है, क्रे1AC क्रे2AB, जो बॉलवर्म और स्पोडोप्टेरा कैटरपिलर से सुरक्षा प्रदान करती है। अब हम जानें कि यार ये बीटी क्या है, बीटी थुरिनजेंसिस क्या है। तो बीटी थुरिनजेंसिस क्या है, एक बैक्टीरिया है जो प्राकृतिक रूप से क्रिस्टल प्रोटीन क्या करता है, उत्पन्न करता है। यह प्रोटीन कीटों के लिए हानिकारक होता है। इसके नाम पर ही बीटी फसलों का क्या रखा है, नाम रखा गया है, बैसिलस थुरिनजेंसिस। बीटी फसलें ऐसी फसलें होती हैं जो बैसिलस थुरिनजेंसिस यानी बीटी नामक जीवाणु के समान ही विषाक्त पदार्थ को उत्पन्न करती हैं ताकि फसल का कीटों से क्या हो सके, बचाव हो सके, संरक्षण हो सके, है ना। ये प्रश्न देखिए 1 मिनट। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कुछ आपको याद आया होगा HSRA से। इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, बताइए। देखते हैं हम, अभी 23 जुलाई को क्या हुआ, चंद्रशेखर आज़ाद जी की जयंती मनाई गई है, तो इसलिए चर्चा में है। 23 जुलाई 1900 को बॉलीराजपुर के भावराम में जन्मे थे चंद्रशेखर आज़ाद जी। दिसंबर 1921 में असहयोग आंदोलन में शामिल होने के कारण उनको क्या किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। मजिस्ट्रेट के सामने जब उनको पेश किया गया तब उन्होंने अपना नाम बताया आज़ाद, पिताजी के नाम स्वतंत्रता। उस उम्र में भी कितना उनके अंदर जोश था। सोचिए, जब हम लोग तो ये भी नहीं सोच पाते कि हमको तैयारी किसी करनी है, देश के नाम पर शहीद होके चले गए। निवास स्थान उन्होंने जेल बताया, इसलिए उन्हें चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आज़ाद, स्वतंत्रता और जेल। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में देखिए हम। पहले उन्होंने बनाया था HRA, पहले उन्होंने क्या बनाया था, HRA 1924 में। यह क्रांतिकारी संगठन था। पूर्वी बंगाल में सचिंद्रनाथ सान्याल, नरेंद्र मोहन सेन आदि ने क्या किया था, इसको अनुशीलन समिति की शाखा के रूप में बनाया था। फिर इसको HSRA कर दिया गया। 1928 में न्यू दिल्ली में फिरोजशाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां, भगत सिंह, सुखदेव थापर, योगेश चंद्र चटर्जी। अब इनमें से ऑप्शन में आपको दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन HSRA से संबंधित नहीं है। तो ये देख लीजिए, इनके अलावा जो भी आएगा वो HSRA से संबंधित नहीं होगा। ठीक है, और देखिए देश का पहला हर घर जिला कौन बना है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। आपका एग्जाम से रिलेटेड फेमस प्रश्न है ये। तो मध्य प्रदेश का बुरहानपुर देश का पहला हर घर जिला बन गया है। बुरहानपुर के सभी 254 गाँव में लोगों को नल से पीने का साफ पानी मिल रहा है, बिग अचीवमेंट। 15 अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन शुरू हुआ था। उस समय जिले में सिर्फ 36.5% घरों में नल से जल उपलब्ध था। 2019 में लॉन्च जल मिशन के तहत 2024 तक, मतलब जल जीवन मिशन ने लक्ष्य रखा था कि हम 2024 तक प्रत्येक घर में ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति 55 लीटर पानी की उपलब्धता कराएंगे।
2024 का लक्ष्य था। यह मिशन जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मौजूदा जल प्रणालियों पानी के कनेक्शन की कार्यक्षमता सुनिश्चित करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सी नदी सिंधु की पूर्वी सहायक, सबसे पूर्वी सहायक, चलिए बताइए। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। सबसे पूर्वी सहायक कौन सी है? बताइए बताइए, गेस कीजिए। हाल ही में कपूरथला में ब्यास और सतलज के संगम पर मिलने वाली काली बेई नदी चर्चा में रही है। यानी कपूरथला में ब्यास और सतलज के संगम पर काली बेई नदी मिली है, वो चर्चा में रही है। काली बेई का सिख धर्म और इतिहास में बहुत महत्व है, क्योंकि कहा जाता है कि पहले गुरु नानक देव को काली बेई नदी के यहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, सतलुज नदी सिंधु की सबसे पूर्वी सहायक नदी है। यह नदी उन 5 नदियों में सबसे लंबी है जो उत्तरी भारत और पाकिस्तान के पंजाब के ऐतिहासिक क्षेत्र से होकर बहती है। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज सिंधु की प्रमुख सहायक नदियां हैं। हालांकि इसकी और भी कई सहायक नदियां, श्योक, जास्कर वगैरह। इसका उद्गम सिंधु के नदी स्रोत से 80 किलोमीटर दूर पश्चिमी तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप पाकिस्तान से होता है। किसका? सतलज का। शिवालिक श्रृंखला को काटती हुई पंजाब में प्रवेश करती है। पंजाब के मैदान में प्रवेश करने से पहले यह नैना देवी धार में एक गार्ज बनाती है, बड़ा सा खड्ड बनाती है। यहाँ प्रसिद्ध भाखड़ा बांध का निर्माण किया गया है, नैना देवी धार। ठीक है, रावी, चेनाब और झेलम नदियों के साथ सामूहिक जलधारा के रूप में पठानकोट से कुछ किलोमीटर ऊपर सिंधु नदी में मिल जाती है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कभी कभी समाचारों में रहने वाला रेड लाइट कैंपेन किससे संबंधित? बताइए। रेड लाइट कैंपेन, जल्दी देखिए फटाफट ऑप्शन, बताइए किससे संबंधित। तो देखिए, हाल ही में वैज्ञानिकों ने एंटीबायोटिक दवाओं की प्रभावकारिता को अधिक सक्रिय बनाने के लिए एक नई विधि विकसित की है। वैज्ञानिकों ने एंटीबायोटिक एडजुवेंट के संयोजन से एंटीबायोटिक मेडिसिन का उपयोग किया है। ठीक है, एंटीबायोटिक एडजुवेंट्स जो होते हैं गैर एंटीबायोटिक यौगिक हैं जो प्रतिरोध को अवरुद्ध करके या संक्रमण से प्रभावित मेजबान की प्रतिक्रिया को बढ़ाकर एंटीबायोटिक प्रभाव को बढ़ाते हैं। यह मौजूदा एंटीबायोटिक दवाओं के प्रतिरोध का मुकाबला करने में क्या है? मदद करते हैं। साइंस बायो से रिलेटेड सारे प्रश्न हैं, आपको इनको ध्यान से पढ़ना है। एंटीबायोटिक दवाएं क्या होती हैं? शरीर को नुकसान पहुंचाए बिना, है ना, शरीर में जैविक जीवों को मारने में सक्षम होती हैं। आपको बता दें कि भारत एंटीबायोटिक दवाओं का दुनिया का सबसे बड़ा कौन है? कंज्यूमर, उपभोक्ता। ठीक है, दवा प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? दवा प्रतिरोध तब होता है जब मनुष्य, जानवर और पौधों में उपचार में एंटीबायोटिक दवाओं का अत्यधिक उपयोग किया जाता है। मतलब जब आप कोई भी एंटीबायोटिक मेडिसिन को अधिक मात्रा में यूज लेते हैं तो उसके खिलाफ हमारी बॉडी में रेसिस्टेंस बनना शुरू हो जाता है, फिर वो हमारी बॉडी के खिलाफ प्रतिक्रिया करने लगता है, एक्सेप्ट नहीं करता उसको। आप कोई मेडिसिन लिया कीजिए, बिना डॉक्टर की परमिशन को नहीं लेनी है। हम लोग क्या घर के डॉक्टर बन जाते हैं, लिए जा रहे हैं एंटीबायोटिक, लिए जा रहे हैं, फिर उनके खिलाफ हमारी बॉडी में रेसिस्टेंस पैदा हो जाता है, फिर वो काम करना बंद कर देती, फिर हमको है और हैवी डोज लेना पड़ता है, वो बिल्कुल काम करना बंद कर देती। इस तरीके से हमारे शरीर में क्या हो जाता है, एंटीबायोटिक के प्रति एक रेजिस्टेंस, एक प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है, जैसे वो काम करना बंद कर देती हैं, और ये हमारी बॉडी के लिए भी हार्मफुल साबित होता है। अधिक उपयोग से दवा के प्रतिकूल अनुकूल हो जाते हैं, धीरे धीरे एंटीबायोटिक कम प्रभावी हो जाते हैं। रेड लाइन अभियान देख लें हम। इस अभियान का उद्देश्य जो है एंटीबायोटिक दवाओं की ओवर द काउंटर बिक्री को हतोत्साहित करना है। यानी एंटीबायोटिक दवाओं की बिक्री भी हो रही, बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसको कम करना। इसके तहत एंटीबायोटिक दवाओं पर अंकित रेड लाइन यूजर्स को उन्हें अन्य दवाओं से अलग करने में मदद करेगी। यानी अब एंटीबायोटिक दवाओं पर रेड लाइन लगाया गया है जिससे कि अन्य दवाओं से ये अलग दिखे। ठीक है, ये हो गया आपका एंटीबायोटिक वाला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न और देखूं क्या? चलिए एक और देख लेती हूँ मैं। कौन सा देश सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव का सदस्य नहीं है? सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, जल्दी बताएं। भारत जो है अमेरिका, यूरोपीय संघ, अन्य देशों की आपूर्ति श्रृंखला के जोखिमों का मुकाबला करने के लिए 4 सूत्रीय रोड मैप को इसने अंतिम रूप दिया है,
दीर्घकालिक लचीली आपूर्ति श्रृंखला के निर्माण के लिए भारत तैयार हो गया है। सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव जो है, जो इंडो पैसिफिक एरिया है, उसमें चीन की प्रवृत्ति का मुकाबला करने के लिए भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया की पहल है। इंडो पैसिफिक यानी हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की प्रवृत्ति को कम करने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया की पहल थी सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। चीन इसका भाग नहीं है, ठीक है, चीन इसका हिस्सा नहीं है। इस पहल का जो लक्ष्य था, आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर करना, लचीला बनाना। सप्लाई चेन रेजिलियंस की अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक दृष्टिकोण है, जिसके अंतर्गत कोई देश अपने आपूर्ति जोखिम कम करने में उसमें बेहतर लाता है। तो समझ में आया आपको? इंडो पैसिफिक एरिया में चीन के प्रभाव को कम करने के लिए सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव लाया गया था भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया द्वारा। चीन इसका मेंबर नहीं है। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आपने जो भी लोकेशन यहाँ पे दिखाई गई, बताई गई, उसको मैप में देखा होगा। इकोनॉमी, पॉलिटी से रिलेटेड सारे प्रश्नों को आपने सॉल्व किया होगा, है ना। कुछ भी अगर आपका डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए बिल्कुल फ्री है, ओपन है। इस डेमोक्रेसी में आपको अपने विचार रखने का पूरा अधिकार है। तो फीडबैक देना ना भूलें और बिल्कुल कंजूसी ना बरतें, थोड़ी सुधारता लाएं, लाइक ज़रूर करें, है ना। ठीक है, आज के लिए हम यहीं समाप्त करते हैं। गुड लक, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।